स्टैटिक्स जो है ना वो बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, पर इसका एक सही तरीका पता होना चाहिए कि इसमें थ्योरी की तैयारी करनी है कि प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। अगर प्रैक्टिकल बनाना है तो कौन से मेथड से बनाना है, थ्योरी याद करनी है तो कौन-कौन सी थ्योरी याद करनी है। तो दोनों ही प्रकार के बच्चे, अगर आप थ्योरी पढ़ के पास होना चाहते हैं या प्रैक्टिकल बना करके पास होना चाहते हैं, और अगर मुझसे पूछे कि पूरे कॉमर्स में सबसे सरल विषय क्या है, तो मैं तो यही कहूँगा स्टैटिक्स से सरल कुछ भी नहीं है। अगर सब कुछ जानना है ना डिटेल से, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपका शंकर सर, जो आज आपको बताएंगे एक बेहतरीन तरीका स्टैटिक्स को समझने का और हर एक प्रैक्टिकल का एक बेसिक पॉइंट, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं एक ऐसा क्वेश्चन जिसको अगर आपने बना लिया तो आपके एग्जाम में 15 नंबर कंफर्म। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको देखना है, अगर प्रश्न ऐसे हैं जिसमें केवल कोई अंक लिखा हो 5, 10, 6, 7, 8 एक्सेट्रा, लेकिन अलग ये कैसे है बाकी प्रश्नों से, उसको समझना। नॉर्मली प्रश्नों में दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसे वर्ग अंतराल ना दिया हो, डिस्टेंस बिल्कुल ना हो, डायरेक्ट कोई भी नंबर्स दे दिए हो और फिर बोले आपको मानक विचलन ज्ञात करें या प्रमाप विचलन ज्ञात करें या माध्य ज्ञात करें, मीन वैल्यू जब पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ये आपको याद रखना है कि जो विचलन शब्द है प्रमाप विचलन चैप्टर से आया है, अपीकरण से आया है। यहां पर क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है, एक बेसिक रूल होता है कॉलम बनाने का। आपके पास 2 कॉलम होंगे आपके 2 मान के लिए, लेकिन साथ ही साथ 3 कॉलम और बनते हैं। बस इस 3 कॉलम को आपको जानना है, और अगर आपने इस 3 कॉलम को समझ लिया तो आपके लिए स्टैटिक्स बहुत ही सरल हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम, जो x का मान दिया हुआ है 6 से लेकर के 12 तक का, उसको सबसे पहले कॉलम में लिख देना है, x लिखना है उस कॉलम का नाम, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप उसके मान को लिख लेंगे। दूसरा में जो आपको f का मान दिया है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को भी पूरा उतार लीजिए, 3 से लेकर के पूरे 4, 3, 6, 9, 13, 8, 5, 4 तक का। जब ये 2 का आपका हो जाए ना, तो अब समझना इन तीनों को है कि ये कैसे बना। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो x का कॉलम है, x का, इसमें से एक संख्या 9 को उठा करके इन्हीं में घटाया गया है, जिससे आपको dx निकला। इसीलिए यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि जो x का कॉलम है उसमें से 9 घटाना है, जिससे आपको ये मिलेगा। तो रूल ये है कि जब भी आप x का मान देखते हैं तो उन्हीं में से कोई एक बीच की संख्या उठा करके सब में घटाते हैं और dx निकालते हैं। रूल है dx निकालने का। हर प्रश्न में जहां dx चाहिए आपको ऐसे ही निकालना है। बीच से कोई भी संख्या उठा लो, जैसे कि 9 उठाया गया, अब आप 6 और 9 को घटाइए, 6 में 9 घटाएंगे -3 बचेगा, क्योंकि 9 बड़ा है ना। यहाँ 6 लिखूंगा, यहाँ 9 लिखूंगा, तो 9 में 6 घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या 9 के सामने माइनस हो तो आंसर में भी आपको माइनस लगा देना है। 7 में 9 घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं, क्योंकि 9 बड़ा है, लेकिन हाँ घटेगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। तो 7 में 9 गया, 2 बचा, 8 में 9 गया, 1 बचा, 9 में 9 जाएगा, 0 बचा, 10 में 9 गया, 1 बचा, 11 में 9 गया, 2 बचा, और 12 में 9 गया, 3 बचा। जब आपने ये तीसरा कॉलम समझ लिया कि हाँ भाई घटा करके निकालना है, सब समझ में आ गया, आगे बढ़ो। तो अगला कॉलम होता है dx का, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको dx पहले से पता है, f भी पता है, बस दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका चौथा कॉलम बन जाएगा। तो 3 तिया 9, लेकिन माइनस प्लस माइनस ही होता है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस, 9 एकम 9, माइनस प्लस माइनस, और 13 शून्यम 0, 8 एकम 8, 5 दूनी 10, और 4 तिया 12। 4 कॉलम भी आपको समझ में आ गया कि चौथा कॉलम कैसे बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, दूसरे और तीसरे का गुणा करके चौथा बना। तो पांचों भी बता दीजिए वो क्या हुआ है। उसमें कुछ स्क्वायर दिख रहा है, एफ डी एक्स तो है लेकिन स्क्वायर लग है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, जो dx है और आपका f dx है, इन दोनों का गुणा हुआ है तीसरा और चौथे कॉलम का, और इनसे गुणा करके जो प्राप्त हुआ है वो हमने पांचवें कॉलम में लिख दिया। तो ध्यान देना, 3 निया 27, तो माइनस माइनस प्लस 27, 12 दूनी 24, तो माइनस माइनस प्लस 24, 9 एकम 9, तो माइनस माइनस प्लस 9, और यहाँ पर 0 का 0 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 12 दिया 36 हो गया। तो ये पांचों कॉलम आपको समझ में आ गया कि ये बनता कैसे है। तो जब भी प्रश्न में आपसे पूछे मानक विचलन, नोट दिस, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको लग रहा होगा कि सर इसको इंग्लिश में बताइए,
अरे भैया, जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा ना, तो वही प्रश्न सबके लिए रहता है, जिसमें एक हिंदी में लिखा रहता है, एक इंग्लिश में लिखा रहता है। तो आप अपने बुक में इंग्लिश में इसको ढूंढ लेना, पर एग्जाम में याद रहे हिंदी में क्या लिखा रहता है। चैप्टर का नाम अपीकरण है। स्टैटिक्स जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, 11th में भी ये अपीकरण के नाम से होगा। आपको ये देख लेना है कि क्या है, मैं एंड में आपको चैप्टर का वो दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मानक विश्लेषण जब पूछे तो आपको 5 कॉलम बनाना है इनकी सहायता से, परंतु प्रश्न घुमा के दिया जाता है जब 0 से 10 देगा तब ऐसे नहीं बनेगा, उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, पर वो मैं बताऊंगा आपको सेकंड क्लिप पे। अभी आपको बस इसको समझना है कि ये इस तरह से कॉलम बनेगा। अब क्या फॉर्मूला होते हैं उसको समझना। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नीचे में जगह थी जिसमें अगर मैं लिखता हूं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो मैंने कुछ नीचे में लिखा और अभी कुछ ऊपर में लिखेंगे। आपको क्या करना होता है, जब आपने ये समझ लिया कि आपको ये 5 कॉलम बनाने हैं, तो लास्ट वाले का टोटल करना है, उसके पहले वाले चौथे कॉलम का भी टोटल करना है, और जस्ट दूसरे वाले कॉलम का टोटल करना है, मतलब योग निकालना है। तो दूसरे वाले कॉलम का योग, चौथे कॉलम का योग और पांचवें कॉलम का योग निकालेंगे, क्योंकि जो फार्मूला है ना, उसमें इन दोनों का और इस वाले का काम बहुत ज्यादा है। खास करके एक जो इसका योग करते हैं उसको हम n बोलते हैं। तो याद रहे, आप लिख सकते हैं कि n बराबर 48 और एफ डी एक्स बराबर 0 और एफ डी स्क्वायर एक्स। हाँ, लेकिन सिग्मा लगा लेना, जब आप जोड़ते हैं ना तो जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं, सिग्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मानक विचलन निकालने का। तो मानक विचलन का फॉर्मूले को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये जैसे कि मैंने ये किया इस तरह से। मानक विचलन को इस तरह से हम दर्शाते हैं। यहाँ पर ये आप करनी के अंदर लिखेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटे एन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। तो जो पांचवा कॉलम का टोटल है वो पहले रहता है, और जो चौथे कॉलम का टोटल है वो उनके बाद रहता है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर आप इसका मान लिखेंगे 124 बटे में n का मान 48, तो यहाँ पर लिखे हमने 48 48। यहाँ पर अगला है आपका 0, क्योंकि देखिए ये टोटल 30 हो रहे हैं और माइनस में है, ये भी टोटल 30 हो रहे हैं लेकिन प्लस में है, तो प्लस से माइनस माइनस हो जाता है, मतलब पूरा 0, इसलिए यहाँ पर आपने 0 लिखा। अब किसी भी संख्या के जो नीचे है हर, उसके ऊपर अंश में अगर 0 हो तो पूरी संख्या का आंसर शून्य लेना होता है। इसका मतलब शून्य को शून्य से गुणा करेंगे, शून्य ही होना है, उसका कोई काम नहीं है। आप 124 को 48 से भाग दीजिए तुरंत कैलकुलेटर निकाल करके, कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउ होता है। आप दोनों को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 2.58। 2.58 को आपको करनी से बाहर निकालना है, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको करनी को चुनना है कि करनी कहां पर है, रूट कहां पर है, और रूट के अंदर में लिखना है 2.5। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप रूट के अंदर लिखेंगे ना 2.5, तो आपको 1.606 ये मिल जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर है 1.60। ठीक, तो इस तरह से हम बनाते हैं हमारे प्रश्नों को। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न बनते कैसे हैं। पहले तो कॉलम्स बनाना है, और कॉलम्स अगर आपका बन जाता है तो फिर ये फॉर्मूले में मान पुट कर देने हैं, और फिर अगले 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, और अगर नहीं भी आया तब भी बताइए कि सर मुझे इस पूरे प्रश्न में इस पॉइंट पे डाउट रहा। ठीक है, आप वीडियो में सेकंड को भी देख सकते हैं कि किस सेकंड में डाउट रहा, उस सेकंड क्लिक करके आप बता सकते हैं कि सर इस सेकंड में मुझे इस टॉपिक पे डाउट था, ताकि अगले वीडियो में मैं ये पूरा ध्यान रख सकूं कि मेरे समझाने में अगर ये टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रहा है तो अब आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आती है सेकंड क्लिप की बारी। अब हाजिर है आपके लिए। आपने फर्स्ट क्लिप देखा और सीख लिया मानक विचलन, लेकिन ये प्रश्न उससे कैसे अलग है सबसे पहले ये सीखो। देखो इस प्रश्न में ना 0 से 10 लिखा है, 10 से 20 लिखा है, मतलब कोई एक संख्या 5-10 ना दे करके इतने से इतना, 5 से 10, 10 से 20 से फिर 0 से 10, 10 से 20 ऐसा लिखा है। तो जब आपको प्रश्न में वर्गांतराल दे दिया जाए, वर्गांतराल इतने से इतना गैप डिस्टेंस रहे, तो समझ जाना ये वो दूसरा क्लिप है जिसमें सर ने कुछ नया पैटर्न बताया था। तो क्या नया पैटर्न, ध्यान से देखना। जब प्रश्न ऐसा हो कि इतना से इतना हो तो समझ जाना कि दूसरा क्लिप का है। अब उसमें क्या क्या नियम है, अब वो समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और कमेंट करके बता देना कि पार्ट 1 में क्या डाउट रहा। नहीं रहा पहले क्लिप में कोई भी डाउट, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पहले कॉलम को जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिखा हुआ है उसको पहले कॉलम में लिख लेना है। हिंदी में आप इसको वर्ग कहेंगे जो नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप इसको क्लास कहते हैं। लिख लिया। दूसरा कॉलम x का होता है, x मतलब मध्यमान, हिंदी में आप इसको मध्यमान लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, कैसे बनता है वो सीखिए। जो भी जितना से जितना लिखा होता है यहाँ पर संख्या, उन दोनों को जोड़ करके ना उनको 2 से डिवाइड करना होता है।
मतलब उनका औसत निकालना होता है। तो 0 में 10 जोड़ दीजिए, 10 ही होगा। 10 को 2 से भाग कीजिए तो 10 का आधा 5, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा है। अब 10 में 20 को जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा। 30 को 2 से काट दीजिए तो 30 का आधा 15, इसलिए यहाँ पर लिखा है 15। 20 में 30 जोड़िए तो 50, 50 का हाफ कर दीजिए तो 50 का हाफ 25। 70 का आधा 35 और ये दोनों 90, 90 का आधा 45। तो आपको x का मान जब भी निकालना रहे तो समझ जाना, उससे पहले जो कॉलम है उनको औसत निकालना, उन दोनों जोड़ के आधा करना है। तो आपका x निकल गया। अब जो इसमें आवृत्ति दी जाती है ना, उसी को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसको f करके आपको दर्शा देना है 7, 3, 4, 2, 5 जो भी दिया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। 14 कॉलम जो होता है आपने सीख लिया है, x में से कोई संख्या उठानी होती है और सब में घटानी होती है इसी x में, और जो है उसी को हम dx का मान देते हैं। तो ये है x, इसमें हम बीच की संख्या 25 घटा रहे हैं। अब इससे जो हमें मिलेगा उसी को हम कहते हैं dx। तो हमने बीच में देखा 25 है, तो हमने 25 और 5 को घटाया, तो 5 और 25 घटेगा तो -20 बचेगा। फिर 25 और 15 घटाए तो 15 में 25 घटेगा, -10 बचेगा। आप कैलकुलेटर में घटा करके देखिए। फिर 25 में 25 घटाइए, 0 बचेगा। 25 और 35 को घटाएंगे तो पहले 35 फिर 25 घटाएंगे तो +10, फिर 45 में 25 घटाएंगे तो +20। इस तरह से आपको ये कॉलम बन गया, चौथा कॉलम dx का। अब हमने f dx निकालना चाहा, तो f dx निकालने के लिए f और dx आपस में गुणा कर दिया, तो 7 दूनी 14, 140, 10 तिया 30, ये लिख लिया, 4 शून्य 0 लिख लिया, 2 और 10 का गुणा करने पर 10 दूनी 20 लिख लिया, 20 पंचे 100 भी लिख लिया। आपको वो भी क्लियर है कि f dx जो हमारे पास है और जो dx है, इन दोनों को गुणा करके वो वाला कॉलम जो f d स्क्वायर x है वो निकाला जाता है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो देखिए 140 शून्य शून्य, 140 दूनी 280, तो यहाँ पर आपके आ गया आपका टोटल 2800, माइनस माइनस प्लस 2800। फिर हमने गुणा किया 30 शून्य शून्य और 30 एकम 30, लेकिन माइनस माइनस प्लस 30, तो आपका 300 हो गया। 0 का 0 होगा, 20 और 10 का गुणा करने से 200, 100 और 20 का गुणा करने से 2000। जब आपके पांचों कॉलम, हाँ इस बार देखो कॉलम बढ़ चुके हैं, पहले 5 था अभी 6 है, तो कौन से कॉलम बढ़े हैं आपको कमेंट करके बताना है। अब आगे ध्यान दो, लास्ट वाले का टोटल कर लिए, सेकंड वाले का मतलब पांचवें वाले का भी टोटल कर लिए, और ये जो f होता है उसका भी टोटल कर लिए। अब प्रमाण विचलन में क्या होता है, कई बार सिर्फ प्रमाण विचलन पूछेगा, कई बार उसमें गुणांक भी पूछ देता है। तो जब गुणांक पूछे ना, तब ध्यान रखना है एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, उसका भी प्रयोग करना होता है। अब चूंकि गुणांक पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न में माध्य भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? माध्य। तो माध्य के लिए फॉर्मूला याद रखना जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए माध्य को आप ऐसे दर्शाते हैं x के बाद। अब जब आपका कल्पित माध्य है, आपने जो बीच में लेकर के घटाया, अगर आपके पास वो है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा a प्लस, उस कल्पित माध्य को, मध्यमान को a से दर्शाते हैं। तो a प्लस सिग्मा f dx बटे सिग्मा f, या फिर आप उसके जगह n लिख सकते हैं, कोई एक। तो मान लेते हैं आपने सिर्फ केवल सिग्मा f लिखा, तो ध्यान रहे आपके पास क्या क्या वैल्यू है उसको आपको पुट करना है। तो a का मान वह संख्या होती है x में से जिसको लेकर के सब में घटाया जाता है। तो आपने क्या लिया है 25, तो यहाँ पर a के जगह आपको लिख लेना है 25 25। और सिग्मा f dx कहां पर है? यहाँ पर है सिग्मा f dx का मान जो कि है -50। अब अगर वो माइनस में है तो ऐसे ब्रैकेट में आप -50 लिखेंगे और बताएंगे उसके बट्टे में क्या रहेगा, तो उसके बट्टे में रहेगा सिग्मा f, ये जो f है उसका टोटल सिग्मा f ये रहेगा आपका 21। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है, 50 और 21 को भाग दे देना है। देखिए 21 दूनी 42 होगा, तो इतना तो क्लियर है, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत कैलकुलेटर मैं लेकर के आ जाता हूं और मैं करता हूं 50 भागित 21। ये मुझे जो आंसर मिला वो देखिए 2.38 मिला। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, माइनस प्लस पहले मैं माइनस करूंगा और बताऊंगा कि जब मैंने इन दोनों को भाग दिया तो मेरे पास मिला 3.80। अब मैं दोनों को घटा दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो 25 है उसमें -2.38 लिखूंगा। तो यहां पर मुझे मिलेगा, देख लीजिए आप सभी कि जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22.62 मिलेगा। नीचे में हम लिख सकते हैं कि आपका आंसर है माध्य का। अभी पूरा आंसर नहीं आया है, ये आपके माध्य का आंसर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस जगह को मिटाता हूं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे काम करने बाकी हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये अभी तुरंत हम इसको मिटाकर आपको आगे कंटिन्यू बताते हैं।
बस थोड़ा सा काम और ध्यान देना। जब आपने माध्य बनाना सीख लिया कि ये फार्मूला है, इस तरह से मान भरेंगे और फिर अपना जोड़ घटाव करेंगे, आंसर निकल गया, तो आगे क्या होता है, आपको फिर से वही मानक विचलन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, मानक विचलन का फार्मूला है सिग्मा एफ बी स्क्वायर एक्स बटे सिग्मा एफ ऑफ एन, एफ के जगह एन भी लिख सकते हैं जिसे आप पहले लिखे थे, और वही सिग्मा एफ डी एक्स, अच्छा हाँ यहाँ स्क्वायर लगाना है जो कि छूट गया है, और बटे सिग्मा एफ या फिर एन लिख सकते हैं। यहाँ पर वो लास्ट वाले कॉलम का टोटल आया था आपको 5000, बटे में आपका जो n का मान है वो आपका 21 था, तो बटे में 21, दोनों के बटे में 21 लिख देंगे, और इस वाले का मान था आपका -50 जो कि आपने यहाँ भी लिखा है। 5000 को 21 से भाग दीजिए, आपको मिलेगा 238.09 एक्सेट्रा। 50 को 21 से भाग देंगे तो आपको जो मिलेगा वो 2.380 कुछ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको मिला था। अब उसका आप स्क्वायर करेंगे, उसको उसी के साथ गुणा करेंगे, स्क्वायर मतलब जो भी इनको डिवाइड करने से आया उसको उसी के साथ गुणा मल्टीप्लाई, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको इन दोनों को घटाना है, घटाने के बाद आपको मिलेगा 232.43। अब करनी है तो मैंने आपको समझाया था कि करनी बना लेनी है अपने कैलकुलेटर के अंदर और उसमें लिख लेना है वो 232.43। इसके बाद आपको यह आंसर मिल जाएगा 15.24। ठीक है, तो ये आपके मानक विचलन का आंसर है। इसके बाद अगर प्रश्न में स्पष्ट बोल दिया रहे कि विचलन का गुणांक ज्ञात करें, क्या बोल दिया रहे, विचलन का गुणांक ज्ञात करें, गुणांक शब्द अगर आपको मिला तो जब गुणांक निकालने को बोले तब ये फार्मूला लगाना है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य, मानक विचलन बटे समांतर माध्य। मानक विचलन का मान आपके पास है 15.24 और माध्य का मान है आपके पास 22.62। बस दोनों को भाग कर दीजिए, भाग करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका कंप्लीट आंसर होता है। ठीक है, चलिए तो हम अपने कैलकुलेटर से इसको भाग देकर देखते हैं क्या आ रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। 0.67। तो ये जो आंसर है ये इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। अब इतना बनाने से आपको आपके एग्जाम में इस प्रश्न से पूरे 15 नंबर मिलेंगे, फिर आप चाहे एमकॉम में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो। अब 11th में तो 15 नंबर का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होता, पर ये सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके उस इकोनॉमिक्स में 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का। सेकेंड ईयर और एमकॉम में आपके पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत ही सरल है ये। बस आपको कम से कम 5 बार या 3 बार इन प्रश्नों को बनाना होगा। आप इसी प्रश्नों को अगर आप मैंने जो अलग अलग क्लिप में प्रश्न बताए, बस उन्हीं दोनों प्रश्नों को अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में 15 नंबर इस तरह से कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि इस पर भी और भी वीडियो आने वाली है जिसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।